Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार दोस्तों और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सभी एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है आज की हमारी खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराइयों में उतरेंगे जो अक्सर आप जानते हैं किलों, राजाओं और शूरवीरों की कहानियों में ही सिमट कर रह जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लेट मिडल एजेस की, यानी मोटे तौर पर समझें तो 1000 एडी से 1500 एडी के बीच का यूरोप। अच्छा, लेकिन हमारा फोकस लड़ाइयों पर नहीं बल्कि उन बुनियादी बदलावों पर है, उन फाउंडेशनल शिफ्ट्स पर जिन्होंने यूरोप के समाज, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये समझना यूपीएससी जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कैसे वो दुनिया जिसे हम फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, लॉर्ड्स, जागीरें, बंधे हुए किसान वाली व्यवस्था के तौर पर जानते हैं, वो धीरे धीरे एक ज्यादा गतिशील, ज्यादा व्यापार आधारित और कुछ हद तक कह सकते हैं आधुनिक दिखने वाले समाज में बदली। हाँ, और आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन असली तंत्रों मतलब मैकेनिक्स, उन विचारों, आइडियाज और उन संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स को समझना चाहते हैं जिन्होंने ये बदलाव मुमकिन किया। एक तरह से समाज का वो ब्लूप्रिंट जिसने एक नए यूरोप की नींव रखी। तो चलिए उस पुरानी छवि से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे खेती में आए बदलाव, फिर नए तरह के व्यापारिक संगठन यानी गिल्ड्स, पैसों के लेन देन के नए तरीके और शहरों का वो जबरदस्त उभार, कैसे इन सब ने मिलकर यूरोप का कायापलट कर दिया। हाँ, ये वाकई एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ने जैसी कहानी है। एक बदलाव ने दूसरे को जन्म दिया। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? इस बड़े बदलाव की पहली सबसे अहम कड़ी क्या थी? शुरुआत हमेशा देखिए सबसे बुनियादी चीज से होती है, भोजन। अच्छा, भोजन? किसी भी बड़े सामाजिक या आर्थिक बदलाव के लिए सबसे पहले एक भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति, एक रिलायबल फूड सप्लाई चाहिए। आप इसे पेट की क्रांति भी कह सकते हैं। हाँ, जब तक पेट भरने की चिंता है तब तक समाज आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। बिना फूड सरप्लस के मतलब खाद्य अधिशेष के, सरप्लस लेबर यानी श्रम अधिशेष तो हो ही नहीं सकता। लोग खेती से निकलेंगे कैसे, फिर दूसरे काम कैसे करेंगे? तो सवाल ये है कि लगभग 1000 एडी के बाद ऐसा क्या बदला कि भोजन का उत्पादन इतना बढ़ गया? देखिए, 2 बड़े तकनीकी बदलाव हुए। पहला, शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो था हॉर्स पावर का बेहतर इस्तेमाल, घोड़े की ताकत का। जी हाँ, सदियों से जुताई मतलब प्लाउइंग के लिए बैल, ऑक्स इस्तेमाल होते थे। मजबूत थे पर धीमे। घोड़े तेज थे लेकिन बैलों वाला जुआ, वो योक, उनके गले पर ठीक नहीं बैठता था। जोर लगाने पर उनका दम घुट सकता था। अरे, ये तो बड़ी समस्या थी। हाँ, लेकिन फिर एक नए किस्म का हार्नेस विकसित हुआ, अ न्यू काइंड ऑफ हार्नेस। अच्छा, ये घोड़े की छाती और कंधों पर वजन डालता था, गले पर नहीं। समझ गया। इससे घोड़े बिना चोट के ज्यादा ताकत से और ज्यादा तेजी से खेत जोतने लगे। घोड़ा एक तरह का कृषि इंजन, एग्रीकल्चरल इंजन बन गया। कमाल है, एक छोटे से बदलाव का इतना बड़ा असर। और इससे ज्यादा जमीन पर खेती हो पाई। बिल्कुल, और जल्दी भी। दूसरा बड़ा बदलाव था खेतों को इस्तेमाल करने का तरीका, त्रिक्षेत्रीय प्रणाली यानी 3 फील्ड सिस्टम। 3 फील्ड सिस्टम ये क्या था? पुरानी व्यवस्था थी 2 फील्ड सिस्टम। उसमें जमीन के 2 हिस्से होते थे, एक में फसल, दूसरा पड़ती मतलब फैलो, खाली छोड़ दिया जाता था मिट्टी को आराम देने के लिए। तो मतलब 50% जमीन ही इस्तेमाल होती थी एक साल में? एकदम सही, 50% उत्पादकता। अब आई नई प्रणाली 3 फील्ड सिस्टम। इसमें जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्से में शीतकालीन फसल, विंटर क्रॉप जैसे गेहूं, राई। दूसरे में वसंत फसल, स्प्रिंग क्रॉप जैसे जई, जौ और खासकर मटर और सेम। ये लेग्यूम्स मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, नाइट्रोजन वापस लाते हैं। हाँ, सुना है। और तीसरा हिस्सा परती छोड़ा जाता था आराम के लिए, और हर साल ये चक्र, ये रोटेशन बदलता रहता था। समझ गया। तो अब 3 में से 2 हिस्से यानी लगभग 66.7% जमीन पर हर साल फसल उग रही थी। बिल्कुल, सीधा सीधा उत्पादन में बढ़ोतरी। जबरदस्त। और सिर्फ ज्यादा ही नहीं
बल्कि देखिए बेहतर भोजन भी। मटर और सेम जैसी फसलों से लोगों के आहार में जरूरी प्रोटीन जुड़ा। प्रोटीन सेहत के लिए अच्छा। नतीजा, ज्यादा और बेहतर भोजन से जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, लोग ज्यादा स्वस्थ हुए, औसत आयु बढ़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या? खेती अब कम लोगों से भी हो सकती थी, जरूरत कम हो गई। आहा, यहीं से सरप्लस लेबर की बात आती है, अतिरिक्त श्रम। बिल्कुल, लोग खेती से मुक्त होकर दूसरे काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। ये कृषि क्रांति तो वाकई बाद के सभी बदलावों की नींव थी। विशेषज्ञता, शहर, व्यापार सब इसी पर टिके थे। एकदम सही। इसी नींव पर पूरी इमारत खड़ी हुई। तो ये जो अतिरिक्त लोग थे जो अब खेती पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया? कहाँ गए वो लोग? उन्होंने अलग अलग हुनर, स्किल सीखने शुरू किए। कोई बढ़ई कारपेंटर बन गया, कोई बुनकर वीवर, कोई लोहार मेटल स्मिथ, कोई बेकर। मतलब स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। अच्छा, विशेषज्ञता। लेकिन अब सवाल उठा, भाई इन नए व्यवसायों को ऑर्गेनाइज कैसे करें, मुनज्जम कैसे करें, गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे तय हो, ट्रेनिंग कौन देगा, इनके अपने हित, बिजनेस इंटरेस्ट, उनकी रक्षा कैसे होगी? यहीं पर गिल्ड का रोल आता है ना? हाँ। ये मध्यकालीन यूरोप का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये गिल्ड असल में क्या थे? कोई समझाएगा हमें? गिल्ड देखे मूल रूप से एक ही पेशे, ऑक्यूपेशन या व्यवसाय, बिजनेस के लोगों का एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बुनकरों का अपना गिल्ड, हाँ। सुनारों का अलग, लोहारों का अलग वगैरह। हाँ। इनका मुख्य मकसद था अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस को बेहतर बनाना। अच्छा। आप इन्हें आज के ट्रेड एसोसिएशन हाँ। प्लस यूनियन हाँ। प्लस सोशल क्लब, हाँ। इन सब का मिला जुला रूप समझ सकते हैं। दिलचस्प। तो ये गिल्ड्स काम कैसे करते थे? चलिए पहले मर्चेंट गिल्ड्स की बात करते हैं, व्यापारियों के गिल्ड। हाँ, मर्चेंट गिल्ड्स उन व्यापारियों पर केंद्रित थे जो सामान बनाते नहीं थे, बल्कि खरीदते बेचते थे और इधर उधर ले जाते थे। उनको क्या दिक्कतें थी? अरे बहुत। रास्ते में डाकुओं का खतरा, अलग अलग जगहों पर लगने वाले टैक्स मतलब टोल्स, और आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो मर्चेंट गिल्ड ने क्या समाधान निकाला? कैसे निपटे इन सब से? उन्होंने मिलकर काम किया, तय किया कि उनके शहर में कितना माल बिकेगा, मतलब सप्लाई को कंट्रोल किया। हाँ। कौन बेच सकता है ये सीमित किया, न्यूनतम कीमतें तय की ताकि प्राइजेज ऊपर रहें। अरे वाह, पूरा मार्केट कंट्रोल। हाँ, और सुरक्षा भी। सदस्य काफिलों, कैरावान्स में साथ यात्रा करते थे, टोल या गार्ड्स रखने के लिए मिलकर पैसा जुटाते थे। एक तरह से ये कार्टेल और म्यूचुअल इंश्योरेंस ग्रुप का कॉम्बिनेशन था। गजब। अच्छा, और जो लोग सामान बनाते थे, मतलब कारीगर, आर्टिसंस, उनके लिए क्राफ्ट गिल्ड्स थे। जी हाँ, जूता बनाने वाले, कांच बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, हर शिल्प के अपने क्राफ्ट गिल्ड्स थे। वो भी कीमतें कंट्रोल करते थे? हाँ, सदस्यता और उत्पादन को सीमित करके कीमतें ऊंची रखने की कोशिश तो वो भी करते थे, लेकिन उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम था, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल उस जमाने में वो कैसे? गिल्ड कारीगरी, वर्कमैनशिप, इस्तेमाल होने वाली सामग्री, मटेरियल्स, यहाँ तक कि उत्पाद के वजन और आकार के मानक स्टैंडर्ड्स तय करते थे। अच्छा। मतलब अगर आपने बेकर्स गिल्ड के सदस्य से ब्रेड खरीदी तो आपको एक निश्चित क्वालिटी का भरोसा होता था। वीवर्स गिल्ड का कपड़ा लिया तो पता था कि वो कैसा होगा। ये एक तरह का शुरुआती ब्रांड सर्टिफिकेशन था। ब्रांड सर्टिफिकेशन, कमाल है। और अगर कोई घटिया माल बनाता तो गिल्ड सजा देता था। वो अपनी वर्कशॉप्स का निरीक्षण करते थे, स्टैंडर्ड्स लागू करवाते थे। ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, ग्राहकों के लिए भी अच्छा। और आपने पहले सामाजिक सुरक्षा, सोशल सपोर्ट की भी बात की थी। हाँ, ये गिल्ड्स का एक बेहद अहम पहलू था। वो जरूरत के समय सदस्यों और उनके परिवारों की मदद करते थे। कैसे? जैसे बीमार सदस्य की आर्थिक मदद करना, किसी सदस्य की मृत्यु पर अंतिम संस्कार का खर्च उठाना, उनकी विधवाओं और अनाथों की देखभाल करना। कुछ गिल्ड्स ने तो रिटायर्ड सदस्यों के लिए रहने की जगह एम्स हाउसेस भी बनवाए। वो सचमुच एक समुदाय, एक कम्युनिटी की तरह काम करते थे। तो ये गिल्ड सिर्फ बिजनेस रेगुलेटर नहीं थे, बल्कि एक तरह से सोशल सेफ्टी नेट भी थे। अच्छा, इनमें शामिल कैसे होते थे? क्या कोई भी कारीगर बस जाकर सदस्य बन जाता था? नहीं, ये काफी नियंत्रित और एक तरह से कहें तो हायरार्किकल व्यवस्था थी।
आमतौर पर 3 चरण होते थे: अप्रेंटिस, जर्नीमैन और मास्टर। अप्रेंटिस, ये क्या मतलब हुआ? अप्रेंटिस मतलब एक नौसिखिया। बहुत कम उम्र में, शायद 7 से 10 साल की उम्र में, माँ बाप बच्चे को एक मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। इसके लिए उन्हें फीस भी देनी पड़ती थी। अच्छा। मास्टर उसे खाना, रहना और हुनर सिखाता था। बदले में अप्रेंटिस 5 से 9 साल तक, कभी-कभी ज्यादा भी, मास्टर के लिए बिना वेतन, बिना वेजेस के काम करता था। ये भविष्य के लिए एक निवेश था। फिर आता था जर्नीमैन। हाँ, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जर्नीमैन एक कुशल कारीगर होता था जो अब वेतन पर काम कर सकता था। वो अक्सर अलग-अलग मास्टरों के पास घूम-घूम कर, मतलब जर्नीइंग करके काम करता था, अनुभव हासिल करता था। लेकिन अपनी दुकान नहीं खोल सकता था? नहीं, अपनी दुकान खोलने के लिए मास्टर बनना पड़ता था। और मास्टर बनना आसान था? बिल्कुल नहीं, ये सबसे मुश्किल चरण था। जर्नीमैन को अपनी कला का एक उत्कृष्ट नमूना, जिसे मास्टरपीस कहते थे, बनाकर गिल्ड के मास्टरों के सामने पेश करना होता था। मास्टरपीस जैसे? जैसे लकड़ी के कारीगर के लिए कोई नक्काशीदार संदूक या सुनार के लिए कोई बेहतरीन गहना। अच्छा। अगर मास्टर लोग उसे पास कर देते और दूसरी शर्तें, जैसे उसके पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं, ये सब पूरी होती, तब वो मास्टर बनता था। और सिर्फ मास्टरी? हाँ, सिर्फ मास्टर ही अपनी वर्कशॉप खोल सकता था, अप्रेंटिस या जर्नीमैन रख सकता था और गिल्ड के फैसलों में वोट दे सकता था। वाह, ये तो पूरी तरह से नियंत्रित व्यवस्था थी, ट्रेनिंग से लेकर क्वालिटी और मार्केट तक। इसने स्थिरता तो दी होगी, पर शायद नए लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना दिया होगा। निश्चित रूप से। इसने हुनर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, क्वालिटी सुनिश्चित की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, इसने प्रतिस्पर्धा को सीमित किया और बाहर वालों के लिए टॉप पर पहुंचना बहुत कठिन था। फिर भी ये उभरते शहरों में आर्थिक नियमन, इकोनॉमिक रेगुलेशन और सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, दोनों का एक शक्तिशाली साधन था। तो अब हमारे पास बेहतर खेती से ज्यादा लोग हैं। ये लोग गिल्ड्स में संगठित होकर उच्च गुणवत्ता का सामान बना रहे हैं और व्यापारी इस सामान को दूर दूर तक ले जा रहे हैं। इससे तो व्यापार में जबरदस्त उछाल आया होगा। बिल्कुल, इसी को इतिहासकार कमर्शियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वाणिज्यिक क्रांति। अच्छा। कमर्शियल रेवोल्यूशन। फ्लैंडर्स का कपड़ा, फ्रांस की वाइन, बाल्टिक इलाके की लकड़ी और मछली, पूरब से इटली के रास्ते मसाले और रेशम, ये सब चीजें अब छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर यूरोप में घूमने लगीं। इसके लिए बड़े बड़े व्यापार मेले, ट्रेड फेयर्स लगने लगे, जैसे फ्रांस के शैम्पेन इलाके में लगते थे। वहां पूरे यूरोप से, बल्कि बाहर से भी व्यापारी थोक में सामान खरीदने बेचने आते थे। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था तो पैसों के लेन देन को लेकर दिक्कतें भी बड़ी होंगी। बहुत बड़ी दिक्कतें। 2 मुख्य समस्याएं थीं। पहली, नकदी, कैश की जरूरत। मेलों में बड़ी खरीदारी के लिए बहुत सारे सिक्के चाहिए। लेकिन सोना चांदी लेके घूमना कितना खतरनाक था। डाकुओं का डर, चोरी का डर और असुविधाजनक भी। और दूसरी समस्या? दूसरी थी करेंसी की। कोई एक यूरोपीय मुद्रा तो थी नहीं। हर इलाके, हर शहर, हर लॉट के अपने सिक्के चलते थे। सोचकर ही सर घूम जाता है। अलग अलग वजन, अलग अलग शुद्धता वाले सिक्के, मोलभाव कैसे होता होगा? बहुत मुश्किल। हर लेन देन में सिक्कों को तौलना पड़ता था, उनकी शुद्धता परखनी पड़ती थी, फिर विनिमय दर, एक्सचेंज रेट्स तय करनी पड़ती थी। इससे व्यापार बहुत धीमा और जटिल हो जाता था। कमर्शियल रेवोल्यूशन को अगर आगे बढ़ना था तो इन समस्याओं का हल निकालना जरूरी था। तो व्यापारियों ने क्या समाधान निकाला? ये बड़े होशियार लोग थे। कैसे निपटा इस जोखिम और करेंसी के गड़बड़ से? उन्होंने भरोसे, ट्रस्ट के आधार पर कुछ शानदार वित्तीय साधन, फाइनेंशियल इनोवेशंस विकसित किए। इनमें से एक था विनिमय का बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या चीज थी? ये असल में पैसा नहीं था, बल्कि एक लिखित आदेश, एक रिटन ऑर्डर था। अच्छा, एक व्यक्ति दूसरे शहर में किसी और व्यक्ति को निर्देश देता था कि वो एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित व्यक्ति को, या जो भी उस बिल को लेकर आए, उसे एक निश्चित रकम एक निश्चित मुद्रा में अदा करे। इससे करेंसी की समस्या कैसे हल हुई? वो तो अब भी अलग अलग थी। हुई, क्योंकि अक्सर बिल में ही 2 अलग अलग मुद्राओं के बीच एक्सचेंज रेट तय कर दी जाती थी। अरे वाह! जैसे मान लीजिए फ्लोरेंस का कोई व्यापारी है, उसे ब्रूक्स से फ्लेमिश ऊन खरीदना है। वो ब्रूक्स में अपने एजेंट के नाम एक बिल लिखवाएगा, जिसमें भुगतान फ्लेमिश मुद्रा में करने को कहा जाएगा, और उसी बिल में फ्लोरेंस और फ्लेमिश मुद्रा की दर तय होगी।
अच्छा, तो रेट पहले ही फिक्स हो गया। हाँ, दर तय हो गई, भुगतान का वादा हो गया और बिना सिक्के भेजे व्यापार हो गया। गारंटी अक्सर जानिए माने व्यापारिक घराने या शुरुआती बैंक देते थे। गजब, दिमाग लगाया। और नकदी साथ ले जाने के जोखिम का क्या? उसके लिए क्या था? उसके लिए था शायद सबसे महत्वपूर्ण नवाचार, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये तो सुना सुना सा लगता है। हाँ, ये मध्ययुगीन ट्रैवलर्स चेक जैसा था, आप कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? एक व्यापारी, जिसे मान लीजिए दूसरे शहर में पैसों की जरूरत है, वो अपने शहर के किसी बैंकर या किसी भरोसेमंद फर्म के पास पैसा जमा करता था। ठीक है। बदले में उसे एक औपचारिक पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता था, जिसमें जमा की गई राशि लिखी होती थी। अब व्यापारी सिर्फ ये पत्र लेकर दूसरे शहर जाता, सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा सुरक्षित। हाँ, पत्र चोर के किसी काम का नहीं। बिल्कुल, दूसरे शहर पहुंचकर वो उसी बैंकिंग फर्म की शाखा या उसके किसी सहयोगी को वो पत्र दिखाता, और फिर? और वो फर्म उसे वहां की स्थानीय मुद्रा में उतनी रकम का नकद भुगतान कर देती थी। कमाल है, इसने तो लंबी और खतरनाक यात्राओं पर नकदी ले जाने की जरूरत ही खत्म कर दी होगी। बिल्कुल, व्यापार बहुत आसान और बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गया। सोचिए, एस्पिरेंस कैसे भरोसे पर आधारित इन प्रणालियों ने आधुनिक बैंकिंग की नींव रखी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ये तो सच में आज के फाइनेंस की झलक दिखाते हैं। अच्छा, इस दौर में सूदखोरी, यूजरी पर चर्च के नजरिए में भी कोई बदलाव आया? क्योंकि ब्याज पर पैसा देना तो पहले पाप माना जाता था। हाँ, ये एक बड़ी बात थी। शुरुआत में चर्च ब्याज, इंटरेस्ट लेने को पाप, सिंफुल मानता था। ये बात व्यापार के लिए जरूरी क्रेडिट के विस्तार में एक बड़ी रुकावट थी। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे नजरिया बदला, या कहें कि व्याख्याएं ज्यादा लचीली हुई। धर्मशास्त्रियों, थियोलॉजियंस और व्यापारियों ने मिलकर रास्ते निकाले। कैसे रास्ते? तर्क दिया गया कि भाई, उधार देने में जोखिम है, रिस्क है, या अगर पैसा लौटाने में देरी, डीलें होती है, तो उसके लिए शुल्क, फी लेना पाप नहीं माना जा सकता। इस तरह की दलीलों से सूदखोरी के खिलाफ जो नियम थे, उनमें थोड़ी ढील आई। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि बैंकिंग और क्रेडिट की प्रथाएं ज्यादा खुले तौर पर पनप सकीं, जो व्यापार और बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए बेहद जरूरी था। तो कुल मिलाकर नए वित्तीय साधन, उभरते हुए बैंक, क्रेडिट पर बदलता नजरिया, ये सब मिलकर वाणिज्यिक क्रांति को और तेज कर रहे थे। इसका समाज पर क्या असर हुआ? लोग कहाँ रह रहे थे, क्या कर रहे थे, शहर वगैरह? असर बहुत गहरा था। व्यापार और शिल्प उत्पादन का केंद्र अब गांव नहीं, बल्कि शहर और कस्बे, टाउन्स एंड सिटीज बन रहे थे। ये शहर कहाँ बस रहे थे? स्वाभाविक रूप से व्यापार मार्गों, ट्रेड रूट्स पर, जैसे बंदरगाहों पर, नदियों के किनारे, अहम चौराहों पर। व्यापारी ही इन शहरों की जीवन रेखा, लाइफ ब्लड बन गया। ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक इंजन्स थे। और लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे? हाँ, तेजी से। आर्थिक अवसर की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन, माइग्रेशन होने लगा। मौजूदा शहर बढ़े, नए शहर बसे, शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी। शहरों में ऐसा क्या खास था जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था? गांव छोड़कर लोग क्यों आ रहे थे? दो मुख्य बातें थीं, अवसर और आजादी, अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम। मतलब? शहरों में नया हुनर सीखने, किसी गिल्ड में शामिल होने, अपना काम शुरू करने का मौका था। और यहाँ मजदूरी नकद में मिलती थी, कैश वेजेस में। ये सामंती व्यवस्था, जहाँ किसान जमीन से बंधा होता था, उससे कहीं ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता देती थी। शहरों में एक गहमा-गहमी थी, एक डायनामिज्म था, एक उत्साह था। लेकिन क्या शहर रहने के लिहाज से बहुत अच्छे थे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई काफी अलग थी। शहर अक्सर बहुत भीड़-भाड़ वाले होते थे, गलियां तंग और कच्ची। शहर की दीवारों के अंदर जगह सीमित और महंगी होती थी। और साफ सफाई? उसका तो कोई इंतजाम ही नहीं था। कोई सीवर नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम नहीं। कचरा, गंदगी, जानवरों का मलमूत्र सब सड़कों पर ही फेंक दिया जाता था। बाप रे। नतीजा, शहर तंग, गंदे, बदबूदार और बीमारियों का घर थे। ऊपर से लकड़ी और छप्पड़ के बने घरों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। तो फिर भी लोग आते थे? हाँ, क्योंकि कई लोगों के लिए आर्थिक मौके इन मुश्किलों से ज्यादा मायने रखते थे। ये बढ़ते हुए शहर, जो व्यापार और पैसे के नए केंद्र बन रहे थे, ये पुरानी सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम के लिए चुनौती कैसे बने? फ्यूडलिज्म तो जमीन के आधारित था। ये एक सीधी चुनौती थी, बिल्कुल।
सामंतवाद जैसा आपने कहा, जमीन के मालिकाने हक और आपसी कर्तव्यों रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस पर टिका था। लॉर्ड जमीन देता था, बदले में सैनिक सेवा या किसान से काम लेता था। ये भूमि आधारित व्यवस्था थी। और शहर? शहर नकदी अर्थव्यवस्था, कैश इकोनॉमी पर चलते थे। यहाँ रहने वाले लोग व्यापारी और मास्टर कारीगर, जिन्हें बर्गर्स कहा जाता था। बर्गर्स, ये शब्द कहाँ से आया? ये जर्मन शब्द बर्ग से आया है, जिसका मतलब होता है किलाबंद शहर। तो ये बर्गर्स जमीन से नहीं बल्कि अपने व्यापार और हुनर से ताकतवर थे। इनकी वफादारी लॉर्ड से ज्यादा अपने शहर और अपने गिल्ड के प्रति थी। तो इन बर्गर्स ने क्या मांगे रखी? क्या वो लॉर्ड्स के नीचे ही रहना चाहते थे? मांगी, वो अपना शासन खुद चलाना चाहते थे, अपने कानून बनाना, अपने टैक्स लगाना, अपने व्यापार को खुद नियंत्रित करना। मतलब उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी, स्वायत्तता। और ये उन्हें मिली। इसके लिए उन्होंने कई बार राजाओं या लॉर्ड से स्वतंत्रता के चार्टर्स ऑफ लिबर्टी हासिल किए, कभी बातचीत से, कभी पैसे देकर और कभी-कभी लड़ाई करके भी। ये पैसे की नई ताकत का दावा था। और शहरों ने किसानों को भी आकर्षित किया होगा, जैसा आपने कहा, सर्फ्स के लिए। हाँ बिल्कुल, शहरों को मजदूरों की जरूरत थी और वो आजादी का लालच देते थे। सर्फ, जो कानूनी रूप से अपने लॉर्ड की जमीन से बंधे थे, उनके लिए शहर भागने का एक रास्ता थे, एस्केप रूट थे। और वो कहावत? हाँ, एक कहावत बहुत मशहूर हुई, स्टार्टलूफ माख्त फ्राई, यानी शहर की हवा आजाद करती है। सच में ऐसा कोई कानून था? हाँ, ये एक आम रिवाज या कानून जैसा बन गया था कि अगर कोई सर्फ भागकर शहर में 1 साल और 1 दिन तक बिना पकड़े रह जाता तो वो कानूनी रूप से आजाद माना जाता था। कमाल है। ये तो लॉर्ड्स के लिए बड़ा झटका रहा होगा, उनका लेबर फोर्स भागा जा रहा था। हाँ, ये जागीरों से श्रम को खींचने वाला एक चुंबक, एक मैग्नेट बन गया। इससे लॉर्ड्स का आर्थिक आधार कमजोर हुआ, उन्हें किसानों को रोकने के लिए बेहतर शर्तें या मजदूरी देनी पड़ी। तो कुल मिला के शहरों के उदय ने सामंतवाद की जड़ें हिला दी। बिल्कुल, आर्थिक और सामाजिक शक्ति धीरे धीरे जमींदार, अभिजात वर्ग, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से हटकर शहरों के बर्गर्स की ओर जाने लगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो आर्थिक और सामाजिक बदलाव तो जबरदस्त थे। पैसा, व्यापार, शहर, नई सामाजिक क्लास। लेकिन इस दौर में ज्ञान और विचारों, नॉलेज एंड आइडियाज के क्षेत्र में भी कुछ हलचल हो रही थी, है ना? जिसे हम ज्ञान का पुनरुद्धार, रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहते हैं। हाँ, और ये भी बाकी बदलावों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। देखिए, जब समाज इतना बदल रहा हो, इतना जटिल हो रहा हो, तो उसे समझने और चलाने के लिए नए विचारों, नए ज्ञान और सोचने के नए तरीकों की जरूरत पड़ती है। और जैसे व्यापार में बाहरी प्रभाव थे, क्या यहाँ भी थे? बिल्कुल, इस बौद्धिक पुनरुद्धार में बाहरी प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड और बिजेंटीन साम्राज्य, बिजेंटीन एम्पायर से जो संपर्क हुआ। ये संपर्क कैसे हुआ? व्यापार से? व्यापार से भी और धर्मयुद्ध, क्रूसेड से भी। जब यूरोपीय योद्धा और व्यापारी मध्य पूर्व गए तो उनका सामना ऐसे समाजों से हुआ जिन्होंने प्राचीन यूनानी ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन को न सिर्फ सहेज कर रखा था बल्कि उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। कौन सा ज्ञान? अरस्तु, प्लेटो, यूक्लिड जैसे महान यूनानी विचारकों के काम जो यूरोप में लगभग खो चुके थे या भुला दिए गए थे, वो अरबी अनुवादों में मुस्लिम विद्वानों के पास सुरक्षित थे। साथ ही उनके अपने आविष्कार भी थे, जैसे एल्जीब्रा, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स में। तो यूरोप ने ये ज्ञान फिर से हासिल किया अनुवाद के जरिए? जी हाँ, ईसाई विद्वानों ने खासकर स्पेन जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम, यहूदी और ईसाई संस्कृतियां साथ साथ थीं, इन अरबी ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया। इसी तरह बिजेंटियन साम्राज्य से भी कई पुरानी यूनानी पांडुलिपियां इटली और बाकी यूरोप पहुंची। ज्ञान के इस दोबारा आगमन ने, इस इनफ्लक्स ऑफ नॉलेज ने यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति सी ला दी। और इस नए ज्ञान को पढ़ने पढ़ाने के लिए नए केंद्र भी बने होंगे, स्कूल, कॉलेज जैसे? बिल्कुल, शहर अब सिर्फ व्यापार के ही नहीं बल्कि बौद्धिक जीवन के भी केंद्र बन रहे थे। यहीं पर विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज का उदय हुआ, जैसे इटली में बोलोना, फ्रांस में पेरिस, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड। ये यूनिवर्सिटीज कैसे शुरू हुई? शुरुआत में ये विद्वानों के समूह के तौर पर शुरू हुई, जो शहरों में पढ़ाने के लिए इकट्ठा होते थे। छात्र दूर दूर से उनके लेक्चर सुनने आते थे। धीरे धीरे ये अनौपचारिक सभाएं औपचारिक संस्थानों, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में बदल गईं। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था? सिर्फ धर्म? नहीं, सिर्फ धर्मशास्त्र, थियोलॉजी ही नहीं, कानून, लॉ,
चिकित्सा, मेडिसिन और उदार कलाएं, लिबरल आर्ट्स, जिसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, संगीत वगैरह शामिल थे। ये सब पढ़ाए जाने लगे। इनका मकसद क्या था? इनका एक बड़ा मकसद था चर्च के लिए और साथ ही बढ़ते हुए राज्यों और शहरों के प्रशासन के लिए पढ़े लिखे लोग, प्रशासक तैयार करना। ये एक तरह से आधुनिक नौकरशाही और विशेषज्ञता की शुरुआत थी। एस्पायरेंट्स के लिए सोचने वाली बात है। भाषा के स्तर पर भी कुछ बदलाव आ रहे थे? आपने बताया कि अनुवाद लैटिन में हो रहे थे। क्या आम भाषाएं पीछे छूट गईं? लैटिन विद्वानों और चर्च की भाषा तो बनी रही, लेकिन साथ साथ आम लोगों की भाषाएं, जिन्हें वर्नैक्युलर कहते हैं, जैसे पुरानी इटालवी, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, उनमें भी साहित्य रचा जाने लगा। अच्छा। कवियों और लेखकों ने इन भाषाओं में लिखना शुरू किया। इससे साहित्य उन लोगों तक भी पहुंचा जो लैटिन नहीं जानते थे, जैसे शहर के लोग या कई अमीर लोग भी। कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे इटली के महान कवि डांटे एलिगियरी ने अपनी मशहूर कृति द डिवाइन कॉमेडी इतालवी में लिखी और इंग्लैंड में जेफरी चॉसर ने द कैंटरबरी टेल्स मध्यकालीन अंग्रेजी में लिखी। इसका क्या महत्व था? इससे न सिर्फ साहित्य का दायरा बढ़ा, बल्कि इन आम भाषाओं को मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज करने और उन्हें साहित्यिक दर्जा दिलाने में भी मदद मिली। और दर्शन, फिलॉसफी के क्षेत्र में जब अरस्तू के तर्क, लॉजिक और कारण, रीजन पर आधारित विचार वापस आए, तो उनका ईसाई मान्यताओं से टकराव नहीं हुआ? चर्च ने क्या कहा? टकराव तो हुआ। ये एक बड़ी बौद्धिक चुनौती थी। अरस्तू का तरीका था अवलोकन और तर्क पर जोर देना। इसे ईसाई धर्म की स्थापित शिक्षाओं के साथ कैसे मिलाया जाए? तो इसका हल कैसे निकला? इसी चुनौती का सामना करने के लिए एक पूरा बौद्धिक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे स्कोलास्टिसिज्म कहते हैं। स्कोलास्टिसिज्म? हाँ, स्कोलास्टिक्स ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि तर्क और विश्वास, रीजन एंड फेथ, में कोई बुनियादी विरोध नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य था कि ईसाई सिद्धांतों की सच्चाई को अरस्तू के तर्क और कारण का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने बहस और तर्क की बहुत कठोर विधियां, रिगरस मेथड्स विकसित की। इसमें सबसे बड़ा नाम कौन था इस आंदोलन में? यकीनन थॉमस एक्विनस। वो 13वीं सदी के एक महान डोमिनिकन तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने क्या किया? उनका सबसे बड़ा योगदान था अरस्तू के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ सिंथेसाइज करना। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे बुनियादी धार्मिक सत्य, जैसे ईश्वर का अस्तित्व, तार्किक तर्क से सिद्ध किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ सत्य ऐसे भी हैं जो केवल आस्था, फेथ से ही जाने जा सकते हैं। उनकी कोई खास किताब? हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सुम्मा थियोलॉजिका। सुम्मा थियोलॉजिका। ये एक बहुत बड़ा व्यवस्थित ग्रंथ है जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्र और दर्शन के लगभग सभी प्रमुख सवालों को उठाया है और स्कोलास्टिक पद्धति का उपयोग करके, यानी सवाल पूछना, आपत्तियां बताना, फिर तर्कपूर्ण उत्तर देना और फिर आपत्तियों का खंडन करना, उनका समाधान प्रस्तुत किया है। तो एक्विनास और स्कोलास्टिक्स ने एक तरह से उन्होंने एक बौद्धिक ढांचा, एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रदान किया जिसने सदियों तक पश्चिमी विचार को आकार दिया। उन्होंने दिखाया कि विश्वास और तर्क साथ साथ चल सकते हैं। तो ये थी मध्यकालीन यूरोप के कायापलट की कहानी। कृषि क्रांति से शुरू होकर गिल्ड्स, वाणिज्यिक क्रांति, शहरों का उदय और फिर ज्ञान के पुनरुद्धार तक। वाकई हर कड़ी दूसरी से कितनी गहराई से जुड़ी है। चलिए, श्रोताओं के लिए और खासकर यूपीएससी रिवीजन के लिए मुख्य बातों को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पहला, कृषि सुधार, हॉर्स पावर और 3 फील्ड सिस्टम, इनसे जनसंख्या बढ़ी और श्रम अधिशेष, सरप्लस लेबर पैदा हुआ। दूसरा, इस सरप्लस लेबर से विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन बढ़ी, जिससे गिल्ड्स बने, मर्चेंट और क्राफ्ट गिल्ड्स दोनों। इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल किया, ट्रेनिंग दी, अप्रेंटिस, जर्नीमैन, मास्टर सिस्टम से, और सामाजिक सुरक्षा भी दी। तीसरा, वाणिज्यिक क्रांति हुई, व्यापार मेले लगे, पैसों के लेन देन की समस्याएं आईं, कैश का जोखिम, अलग अलग करेंसी। चौथा, इन समस्याओं के हल के लिए वित्तीय नवाचार हुए, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग का विकास हुआ, सूदखोरी पर विचार बदले। पांचवा, व्यापार ने शहरों को जन्म दिया, शहर अवसर के केंद्र बने, लेकिन गंदे और भीड़भाड़ वाले भी थे। उन्होंने सामंतवाद को चुनौती दी, बर्जर्स उभरे,
शहरों ने चार्टर्स हासिल किए और सर्फ भागे स्टार्टलुफ्ट मार्क्ट फ्राई। और छठा, बाहरी संपर्कों मुस्लिम बाइजेंटाइन से ज्ञान का पुनरुद्धार हुआ, विश्वविद्यालय बने, आम भाषाओं वर्नैक्युलर्स में साहित्य लिखा गया, दांते चौसर। और स्कोलास्टिसिज्म, एक्वाइनस, सुम्मा थियोलॉजिक ने तर्क और विश्वास को जोड़ने की कोशिश की। वाह, क्या जबरदस्त बदलाव का दौर था। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, बिग टेक अवे क्या है? इसकी स्थायी विरासत, लास्टिंग लेगेसी क्या कहेंगे आप? शायद यही कि हमारी आज की आधुनिक वाणिज्यिक दुनिया, मॉडर्न कमर्शियल वर्ल्ड की कई जड़ें, कई बुनियादें इसी मध्ययुगीन काल में है। जैसे सीमा पार व्यापार करने के तरीके, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सिस्टम, क्रेडिट पर आधारित लेन देन, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं, ये सब उसी दौर की देन है। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं थे, ये यूरोप को एक नए रास्ते पर ले जाने वाले बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तन, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट वाला विचार तो कितना क्रांतिकारी था कि पैसे का मूल्य सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि भरोसे पर आधारित एक कागज के टुकड़े में भी हो सकता है, अमूर्त रूप में। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये आज के डिजिटल फाइनेंस, ग्लोबल मनी मूवमेंट का एक वैचारिक पूर्वज है, जहां खरबों डॉलर पलक झपकते ही अदृश्य रूप में दुनिया भर में घूमते हैं, सिर्फ भरोसे के आधार पर। तो हमारे सुनने वालों के लिए आज का विचारोत्तेजक प्रश्न, फाइनल थॉट यही है। मध्ययुगीन व्यापारियों ने अपनी एक व्यावहारिक समस्या, सुरक्षित व्यापार कैसे करें, को हल करने के लिए जो तरीका खोजा, भौतिक नकदी को भरोसेमंद कागज से बदलना, वो आज की विशाल अदृश्य डिजिटल वित्त की दुनिया से कैसे जुड़ा है, उस युग की चुनौतियों ने आज की व्यवस्थाओं को कैसे आकार दिया है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको ये गहन चर्चा, ये डीप डाइव पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.